नमस्कार दोस्तों, 20 जुलाई 2020 के एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं दोस्तों, आज मंडे है। कल संडे को एडिटोरियल डिस्कशन नहीं गया था क्योंकि संडे को एडिटोरियल आता ही नहीं है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स उस दिन की ही न्यूज को एडिटोरियल बता के अपलोड कर देते हैं। मैं अपने करंट अफेयर्स को अभी भी प्लानिंग स्टेज में है दोस्तों। आगे आने वाले टाइम में मैं अपने करंट अफेयर्स को और रिफाइन करूंगा और मैं करंट अफेयर्स के कंटेंट को लाने की कोशिश करूंगा। तो अभी के लिए आप जो मैं डाल रहा हूं उसको ठीक से पढ़िए, धीरे धीरे करके हम अपने कंटेंट को बढ़ाएंगे। तो देखते हैं आज कौन कौन से आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल है पायलटिंग अ प्रोटोकॉल फॉर एकोमोडेशन। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की बात की गई है। आपको पता है राजस्थान में क्या चल रहा है। अशोक गहलोत जो वहां के रेनिंग सीएम है और उनके डेप्यूटी सीएम जो कि पहले डेप्यूटी सीएम थे, अब नहीं है, सचिन पायलट। तो इन दोनों के बीच में जो चल रहा है उससे ये पता चलता है कि जो इनर पार्टी पॉलिटिक्स है कांग्रेस में वो किस हद तक नीचे गिर गई है। अब यहाँ पे कुछ हिस्टोरिकल एग्जांपल्स को लिया गया है। ये हिस्टोरिकल एग्जांपल्स हैं आपके लाहौर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1929 के। फिर जब हमारा देश आजाद हो गया उसके बाद सरदार पटेल जी और जवाहरलाल नेहरू जी ने मिलकर कैसे काम किया। जब इंदिरा गांधी जी पावर में आई तब क्या हुआ, जब जनता गवर्नमेंट पावर में आई तब क्या हुआ। तो इन सब चीजों के एग्जाम्पल्स को लेकर यहाँ पे कुछ बातें बताई गई हैं। वैसे तो काम की चीज नहीं है, बट मैंने इस आर्टिकल को कनेक्ट किया है बहुत सारी हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन के साथ, बहुत सारी हिस्ट्री के साथ। तो उसको देखेंगे, इंपॉर्टेंट बनाया है मैंने इस आर्टिकल को। नेक्स्ट है मेक द राइट कॉल ऑन मालाबार गोइंग क्वाड। इस आर्टिकल की जो सबसे बेस्ट बात मुझे लगी दोस्तों वो है इसका कंक्लूजन। यहाँ पे ऑथर क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि बात चल रही है, डिफेंस मिनिस्टर की मीट चल रही है कि क्या हम ऑस्ट्रेलिया को मालाबार एक्सरसाइजेज में इनवाइट करें या ना करें। 2007 में लास्ट टाइम क्या हुआ था कि जापान, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया को इनवाइट किया गया था मालाबार एक्सरसाइज में। ऑस्ट्रेलिया ने मालाबार एक्सरसाइज छोड़ दी थी बीजिंग की प्रेशर की वजह से। बीजिंग बोलता है कि एशिया में एक नाटो टाइप अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं बीजिंग के अगेंस्ट। लेकिन चूंकि अब बीजिंग का जो चाइना का जो बिहेवियर रहा है पूरी दुनिया में कोरोना का पैंडेमिक को लेके और बॉर्डर स्टैंड ऑफ्स को लेके, तो वहां पे ये बात की जा रही कि नहीं अब तो ऑस्ट्रेलिया को इंक्लूड करना चाहिए मालाबार में। बट इंडिया को क्या फायदे हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं इस मालाबार एक्सरसाइज से। अगर क्वाड ग्रुप में ये जो मालाबार एक्सरसाइज हो रही, क्वाड ग्रुप के सारे मेंबर्स इस मालाबार एक्सरसाइज में आ जाते हैं, यानी जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूएस इस मालाबार एक्सरसाइज में आ जाते हैं, तो इससे इन क्वाड मेंबर्स को क्या फायदा होगा, इंडिया को कितना फायदा होगा, इस चीज की एनालिसिस यहाँ पे ऑथर ने करी है। तो इसको देखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका पॉलिसी रिट्रीट। क्या कह रहा है ये, यूएसए में आपको पता है वो कोर्सेस, वो यूनिवर्सिटीज जो ज्यादातर अपनी पढ़ाई को ऑनलाइन चला रहे थे, तो उनमें जो बच्चे पढ़ने वाले थे उनसे यूएस के प्रेसिडेंट ने कहा कि भैया आपको वीजा नहीं देंगे। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी चली गई कोर्ट में, और कोर्ट में जाने की वजह से कुछ समय के लिए यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने डिसीजन को वापस ले लिया। तो यहाँ पे इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, यूएस के एजुकेशन मार्केट को, यूएस की यूनिवर्सिटीज को लॉन्ग टर्म में क्या नुकसान है, क्या उनकी इमेज खराब हुई है, इसके बारे में यहाँ पे बात की गई। नेक्स्ट है दोस्तों पिरहिक विक्ट्री। पिरहिक का मतलब क्या होता है, पिरहिक का मतलब होता है कि विक्ट्री आपको जिस कॉस्ट पे आई है क्या वो कॉस्ट उसके लिए वर्थ इट है। ठीक है, तो पिरहिक मतलब जिस कॉस्ट पे आपको वो विक्ट्री मिली है क्या वो कॉस्ट वर्थ इट है उस विक्ट्री के लिए। तो यहाँ पे सिंगापुर की बात की गई है। सिंगापुर की पीपल एक्शन पार्टी जिसने सिंगापुर को बनाया है, जो इसके पहले लीडर थे ली कुआन यू, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर थे। और इस समय पे जो उनके बेटे हैं ली हिजिंग लूंग, वो प्राइम मिनिस्टर हैं और कहा जा रहा है 2022 में लीडरशिप चेंज होगा। तो अभी अभी जो रिसेंटली इलेक्शंस हुए हैं वहां पे ये पार्टी जीत गई है। इस पार्टी को जीतने के बाद क्या व्यू पॉइंट्स उभर रहे हैं, कैसे अपोजिशन को बनाया जा रहा है, कैसे जो लीडर्स का सिलेक्शन है सिंगापुर में वो बिहाइंड द कर्टेन किया जा रहा है। तो एक डेमोक्रेसी में सिर्फ लोगों को आजादी मिल जाए, सिर्फ लोगों को अच्छे पैसे मिल जाए, ये जरूरी नहीं होता है। वो लोग ये चाहते हैं कि वो लीडरशिप्स के इलेक्शन में भी अपना रोल प्ले करें। तो इनके बारे में कुछ पॉइंट्स इस आर्टिकल में कहे गए हैं, उनको देखेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये एक आर्टिकल है चांस टू रिस्टोर द रूल ऑफ लॉ। इसको मैंने डिस्कस इसलिए नहीं किया दोस्तों क्योंकि आज मेरे पास टाइम नहीं है इसे डिस्कस करने का। पॉइंट्स एक या दो इंपॉर्टेंट है, ज्यादा पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, बट समय नहीं है इसलिए डिस्कस नहीं किया है। री इमेजिनिंग जर्नलिज्म, ये मैं कभी भी डिस्कस नहीं करता हूँ। बहुत डीप साइकोलॉजिकल थॉट्स हैं जर्नलिज्म से रिलेटेड, कोई मतलब नहीं किसी को जर्नलिज्म की फील्ड में जाना हो तो उसके लिए जरूरी हो सकता है। फाइनली व्हाई अ सेपरेट एंटी टॉर्चर लॉ, दिस इज बेसिकली इंपॉर्टेंट।
तमिलनाडु के एक छोटे से टाउन में सतनकुलम में एक फादर और उसके बेटे को टॉर्चर करके मार दिया गया, उनकी कस्टोडियल डेथ हो गई, उसके खिलाफ काफी सारा बवाल हुआ है। और उस बवाल के बाद ये बोला जा रहा है कि किस तरीके का टॉर्चर लॉ लेके आना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे बात की गई है प्रिवेंशन ऑफ टॉर्चर बिल, जो कि 2017 में रिलीज किया गया था। तो ऑथर यहाँ पे बोल रहा है ये जो प्रिवेंशन ऑफ टॉर्चर बिल आया था 2017 का, ये एकदम बेकार है, एकदम बकवास है, बहुत ज्यादा हार्श है पुलिसमैन की तरफ, क्राइम को रोकने में ये इफेक्टिव नहीं है। तो ऑथर बस यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अभी के लिए जो जजमेंट्स है, अभी के लिए जो इंडियन पीनल कोड में जो लिखा है, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में लिखा है, वही इनफ है टॉर्चर को रोकने के लिए। अब क्या लिखा है ये इस आर्टिकल में बताया गया है, इसको देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों अपने पहले आर्टिकल से, जो कि है पायलटिंग अ प्रोटोकॉल ऑफ एकोमोडेशन। द कांग्रेस मस्ट रिविजिट इट्स पास्ट टू अ टाइम व्हेन इट्स लीडरशिप रोड द ब्लू बुक ऑन द आर्ट ऑफ पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन। यहाँ पे किस चीज की बात की जा रही है? पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन की बात की जा रही है। अभी के लिए आपको पता चल रहा है राजस्थान में क्या हो रहा है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट जी की लड़ाई ने ईगो की लड़ाई को दिखाया है, आइडियाज की लड़ाई को दिखाया है, पर्सनालिटी और एम्बिशंस की लड़ाई को दिखाया है। और यहाँ पे एक सवाल उठाया है। ये सवाल क्या है कि क्या भाई ये जो लोग हैं, जिनको लोग इलेक्ट करके सरकार में बैठा रहे हैं, ये क्या सच में लोगों के लिए काम कर रहे हैं या अपने लिए काम कर रहे हैं? फिलहाल के लिए जो अभी होता हुआ नजर आ रहा है वो कुछ और ही है। दूसरी बात, पार्टी की सेंट्रलाइज लीडरशिप का कंट्रोल इनके ऊपर से जा रहा है, ये भी चीज यहाँ पे दिखाई जा रही है। यहाँ पे हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाने की जरूरत है। 1929 में चलते हैं। इनफैक्ट 1928 में चलिए, 1928 में आई थी दोस्तों नेहरू रिपोर्ट। अगर नेहरू रिपोर्ट के पास आपके बारे में आपको जानना है तो नेहरू रिपोर्ट पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है। नेहरू रिपोर्ट मेरे नाम के साथ यूट्यूब में सर्च मार दीजिए, आपको मिल जाएगी। ये नेहरू रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है 1928 की। उसके बाद एक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी पे मैंने वीडियो बनाई थी 1934 में, उसको भी जाके देखेंगे, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब हुआ क्या दोस्तों, 1929 में लाहौर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ। थोड़ी बहुत हिस्ट्री आपको बता देता हूं। अप्रैल 1928 में इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग बनी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस सेक्रेटरी थे और एस श्रीनिवास अयंगर प्रेसिडेंट थे। 1929 तक आते आते आप ये सोचिए, 1928 में ही इनफैक्ट जो कांग्रेस सेशन हुआ था कलकत्ता में, जिसके हेड थे आपके मोतीलाल नेहरू, वहां पे ऑलमोस्ट कांग्रेस में एक स्प्लिट सा नजर आ रहा था। स्प्लिट किस चीज का? एक फैक्शन वो था जो चाहता था कि हमें डोमिनियन स्टेटस मिले, एक फैक्शन वो था जो हमें चाहता था कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिले। तो जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस वाला जो फैक्शन था वो चाहता था कि हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिले। कुछ ऐसे मॉडरेट लीडर थे जो चाहता था हमको डोमिनियन मिले। गांधी जी ने बोला कि जो आपका बंगाल स्प्लिट में हुआ था वो मैं यहां नहीं होने दूंगा। आपको याद है ना पहले क्या हुआ था? सूरत स्प्लिट ऑफ 1907। सूरत स्प्लिट ऑफ 1907 किस वजह से हुआ था? पार्टीशन ऑफ बंगाल कर दिया अंग्रेजों ने 1905 में, उसके अगेंस्ट बवाल होने लगा। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में दो फैक्शंस निकल आए, एक तो एक्सट्रीमिस्ट, एक मॉडरेट्स। उनके बीच में स्प्लिट हो गया 1907 में सूरत के सेशन में। वैसी सिचुएशन ना आ जाए इसलिए महात्मा गांधी जी ने 1928 में बोला कि हम 1 साल देते हैं इन अंग्रेजों को। अगर अंग्रेजों ने 1 साल में हमको डोमिनियन दे दिया तो हम खुश हो जाएंगे, नहीं तो हम अपना टारगेट रखेंगे कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अंग्रेजों को तो वैसे भी डोमिनियन नहीं देना था। तो आप देखोगे कि नेहरू रिपोर्ट को 31 दिसंबर 1929 तक अंग्रेज एक्सेप्ट नहीं करेंगे और 31 ऑफ दिसंबर 1929 को एक लैंडमार्क चीज होगी। क्या होगी? लाहौर सेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का। इस लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस को किसने प्रिसाइड किया? जवाहरलाल नेहरू जी ने। ओके, यहां पे नेहरू कमेटी रिपोर्ट अब लैप्स हो चुकी थी, 1 साल खत्म हो चुका था। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा कि हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। अब इन्होंने बोला हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास किया गया और अब बोला गया कि इंडिया को चाहिए अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो भैया ऑन द मिडनाइट ऑफ 31 दिसंबर 1929 एंड 1 जनवरी 1930 डेडलाइन खत्म हुई और जवाहरलाल नेहरू जी ने रावी नदी के किनारे लाहौर में फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इंडिपेंडेंस को फहराया। और फिर आप देखेंगे 2 जनवरी 1930 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी मिलेगी और बोलेगी 26 जनवरी 1930 विल बी द पूर्ण स्वराज डे। पता है ना कि 26 जनवरी 1950 को हमारा गणतंत्रता दिवस क्यों मनाया गया था? जब 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया, उस पर साइन हो गए, तो 26 जनवरी 1950 तक का इस्तेमाल क्यों किया गया? प्रेम्बल पढ़ा है ना, 26 ऑफ नवंबर 1949 डेट लिखी है उसमें, उस दिन प्रेम्बल को अडॉप्ट कर लिया गया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों नहीं अडॉप्ट किया? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इंतजार किया 26 जनवरी 1950 तक का। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेट किया था, ऑफिशियली
हमारे देश की इंडिपेंडेंस की लड़ाई शुरू हुई थी। ये तो थोड़ी थोड़ी सी हिस्ट्री। अब यहाँ पे आर्टिकल में क्या बोल रहे हैं, आर्टिकल में ये बोला जा रहा है कि 1929 में महात्मा गांधी जी के सामने ये क्वेश्चन आया कि भाई लाहौर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट किसको बनाया जाए, और महात्मा गांधी जी ने किसको चुना, महात्मा गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को चुना। यहां पे बहुत सी आवाजें उठ रही थी। महात्मा गांधी जी किसी ओल्ड लीडर को चुनते, महात्मा गांधी जी किसी यंग लीडर को चुनते, तो यंग लीडर्स में सुभाष चंद्र बोस थे, जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू जी को महात्मा गांधी जी ने चुना। जवाहरलाल नेहरू जी की काफी तारीफ भी की गई यहाँ पे। तो अब देखिए महात्मा गांधी जी ने कितनी एफिशिएंटली इस क्राइसिस को हैंडल किया और एक प्रॉपर लीडरशिप का चुनाव किया, और उनके बदले में उनके इस भरोसे को जवाहरलाल नेहरू जी ने पूरी तरीके से कारगर भी सिद्ध किया। जवाहरलाल नेहरू जी ने चीजों को अच्छे तरीके से वो आगे लेके भी गए। फिर आप देखते हो जब इंडिपेंडेंस होता है, इंडिपेंडेंस के बाद दो लोग डोमिनेंट होंगे, एक तो नेहरू जी तो डोमिनेंट होंगे, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, दूसरे सरदार वल्लभ पटेल जी, वो भी डोमिनेंट होंगे। हमारे देश को बनाने में सरदार वल्लभ पटेल जी का बहुत बड़ा हाथ है। तो नेहरू और सरदार वल्लभ पटेल जी ने, आप कह सकते हैं, इंडिपेंडेंस मिलने के बाद 1948 में क्या किया, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को डिसॉल्व करवाया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में आप यहां देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी बैठे हैं, नेहरू जी, और बीच में हमारे द ग्रेट गांधी जी बैठे हुए हैं। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो कि 1934 में बनी थी, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मिन्नू मसानी इसके इंपॉर्टेंट लीडर्स थे। इस पार्टी को 1948 में डिसॉल्व करा दिया गया, क्योंकि जरूरी था कि सेंट्रलाइज लीडरशिप को कंट्रोल करके एक अच्छे तरीके से, नेशनलिस्टिक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को किया जाए। तो यहां पे बताया जा रहा है कि कैसे समय समय पे कांग्रेस ने इंटरनल एडजस्टमेंट्स करके अपनी लीडरशिप को बरकरार रखा है। फिर 1964 में लीडरशिप चेंजेस हुए, 1966 में हुए, 67 में हुए। आपको पता ही है दोस्तों, नेहरू जी की जब मृत्यु हुई तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने कमान संभाली, उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने कमान संभाली, फिर 1977 में मोरारजी डिसाइड ये आ जाएगी, गवर्नमेंट आ जाएगी। तो ये सब चीजें ऑलमोस्ट चल रही थी। जनता पार्टी गवर्नमेंट आई थी ना 1977 में। तो ऑथर बस इस आर्टिकल में यही बताने की कोशिश कर रहा है कि समय समय पे कांग्रेस पार्टी ने कंडीशंस के हिसाब से अपने अंदर एडजस्टमेंट किया है। अभी के लिए जो हो रहा है आपका राजस्थान में, वो उस एडजस्टमेंट के अगेंस्ट जा रहा है। इनफैक्ट ऑथर ने इस आर्टिकल में एक बात ये भी बताई है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अपने अंदर एडजस्टमेंट किया, उस तरीके से जब बीजेपी पावर में आई ना, तब भी उसने अपने अंदर एडजस्टमेंट किया। बीजेपी के लीडर थे आलके आडवाणी, लालकृष्ण आडवाणी। लालकृष्ण आडवाणी सबसे दिग्गज नेता थे, लेकिन लालकृष्ण आडवाणी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री बनने दिया, क्योंकि एल के आडवाणी जी जानते थे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी इज द मैन ऑफ द मासेस। और उसके बाद एक बात और बोली गई कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्राइम मिनिस्टर बन गए, उसके बाद भी उन्होंने आल के आडवाणी जी की उतनी ही चिंता की, उतनी ही उनकी इज्जत की, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी भी जानते थे कि ये जो पार्टी खड़ी हुई है इसमें बहुत मेजर रोल प्ले किया एल के आडवाणी जी ने। तो यहां पे आप देखोगे कि एल के आडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी एक दूसरे को मदद किया है, सपोर्ट दिया, और कुछ कुछ अभी नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के संदर्भ में भी देखा जा सकता है। तो कुल मिला के यहाँ पे समेशन किस तरीके से किया जा रहा है कि ओल्ड वर्सेस न्यू की डिबेट अगर करी जाए, ओल्ड वर्सेस न्यू की, तो यहाँ पे सचिन पायलट जी एक यंग जनरेशन को दिखा रहे हैं, अशोक गहलोत जी एक ओल्ड जनरेशन को दिखा रहे हैं। जरूरत ये थी कि जो कांग्रेस की सेंट्रलाइज लीडरशिप थी वो प्रॉपर मिलके इन दोनों के बीच में कोई ट्रूस करती, लेकिन साफ साफ पता चल रहा है कि जो कांग्रेस की सेंट्रलाइज लीडरशिप है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, वो इनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इसलिए इस तरीके के इमोरल बवाल पूरे इंडिया के सामने आ रहे हैं, जो कि नहीं आने चाहिए। ये सब बातें इस आर्टिकल में दोस्तों कही गई हैं। अब आगे चलते हैं। ये मेरे हिसाब से आज का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मेकिंग द राइट कॉल ऑन मालाबार गोइंग क्वाड। अभी अभी मीडिया में स्पेकुलेशन चल रहा है। स्पेकुलेशन क्या चल रहा है कि मालाबार नेवल एक्सरसाइजेज में जल्दी ही ऑस्ट्रेलिया को ज्वाइन कराया जाएगा। लास्ट टाइम, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया इंट्रोडक्शन में, 2007 में इंडिया ने ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू करके सिंगापुर, जापान और ऑस्ट्रेलिया को बुलाया था। शुरुआत में तो ऑस्ट्रेलिया ने एक्सेप्ट कर लिया इंडिया का प्रपोजल मालाबार एक्सरसाइजेज में पार्टिसिपेट करने के लिए। फिर बीजिंग ने स्ट्रांग अपोजिशन किया और ऑस्ट्रेलिया बैकआउट कर गया। ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी बहुत हद तक चाइना पे डिपेंडेंट थी उस समय भी, आज भी, लेकिन आज की डेट में कोरोना वायरस पैंडेमिक के चलते जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो बहुत हिम्मत से चाइना को रिपेल कर रहे हैं। अब यहां पे सब हेडिंग देखिए क्या दे रखी है, इंडियाज प्लान फॉर नेवल कोलिशन बिल्डिंग अलोन will not credibly deter China's military power in the Indian Ocean। यहां पे ऑथर कहने की कोशिश क्या कह रहा है? ऑथर कहने की कोशिश ये कर रहा है कि देखिए, बीजिंग ने हमेशा से
इंडो पैसिफिक रीजन में ये जो कोलिशन ऑफ डेमोक्रेसी है इसको रोकने की कोशिश की है। जापान डेमोक्रेसी है, यूएस डेमोक्रेसी है, ऑस्ट्रेलिया डेमोक्रेसी है और इंडिया भी एक डेमोक्रेसी है। सिंगापुर भी डेमोक्रेसी है जिसको इनवाइट किया गया था इसके लिए। तो क्या बोला जा रहा है, चाइना की लीडरशिप को यह पसंद नहीं आता है कि ये क्वाड वाले जो सारे मेंबर्स हैं वो इस मालाबार एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि उनको ये लगता है कि ये एशिया का नाटो वर्जन, मतलब जो नाटो आपका यूरोप और यूएस में चल रहा है, कुछ कुछ उस तरीके का वर्जन एशिया में बनता हुआ नजर आ रहा है। और इसके अगेंस्ट चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने कई बार ग्लोबल टाइम्स में लिखा भी है। लेकिन बात यह है कि अभी अभी लद्दाख में जो हुआ है दोस्तों, उसके चलते अब जरूरी हो गया कि चाइना की तरफ एक अग्रेसिव स्टांस दिखाया जाए। उसकी अपीजमेंट, इंडिया की जो अपीजमेंट की पॉलिसी रही है चाइना की तरफ, वो अब काम नहीं कर रही है, वो पूरी तरीके से फेल होती नजर आ रही है। चाइना वो हर काम कर रहा है जो इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। तो जरूरी ये है कि चाइना के ऊपर प्रेशर बनाया जाए। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये बोलना है कि बिल्कुल सही बात है, ऑस्ट्रेलिया को इन्वाइट करना चाहिए यहाँ पे। लेकिन देखिए, बहुत कॉशियस होकर यहां पे स्टेप्स लेने की जरूरत है, ऐसा ऑथर बोल रहा है। क्योंकि अगर एक लिमिट से ज्यादा हमने स्टेप्स लिए तो हो सकता है कि ईस्टर्न इंडियन ओशन में एक स्टैंड ऑफ का नया फ्रंट खुल जाए। लद्दाख में तो एक फ्रंट खुला ही हुआ है। लद्दाख में देखिए इंडिया और चाइना की फोर्सेस क्लैश कर रही हैं। हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया को इस एक्सरसाइज में इंक्लूड करके ईस्टर्न इंडियन ओशन में भी एक फ्रंट खुल जाए। अब अगर ईस्टर्न इंडियन ओशन की बात हो रही है तो देखते हैं भाई, ये आपको पूरा का पूरा इंडियन ओशन नजर आ रहा है। अगर यहां से एक सीधे लाइन खींच दीजिए तो इसके राइट साइड पे जो भी है वो आपका ईस्टर्न इंडियन ओशन है। तो क्या क्या नजर आ रहा है आपको राइट साइड पे? इसके बांग्लादेश नजर आ रहा है, म्यांमार नजर आ रहा है, फिर नीचे आपको थाईलैंड नजर आ रहा है, यहाँ पे मलेशिया नजर आ रहा है, सिंगापुर नजर आ रहा है, इधर पे ये सुमात्रन आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया नजर आ रहा है, इधर श्रीलंका नजर आ रहा है, और ये है आपका स्ट्रेट ऑफ मलक्का। स्ट्रेट ऑफ मलक्का बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चूंकि यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि चाइना ईस्टर्न इंडियन ओशन में अपना फ्रंट खोल सकता है, तो चाइना फ्रंट खोलेगा कहाँ? तो देखिए श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट को 99 ईयर की लीज पे ले लिया है चाइना ने, तो मोस्ट प्रॉब्ली हम्बनटोटा में अपनी नेवी को डिप्लॉय कर सकते हैं। हालांकि चाइना वालों ने बोला है कि ये जो हम्बनटोटा पोर्ट है इसको हम लोग नेवी के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है ना, आर्म फोर्सेस के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, बट चाइना इज एन एक्सपेंशनिस्ट पावर, वो कुछ भी कर सकता है। तो आखिर यहां ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि जो क्वाड ग्रुपिंग को आप मालाबार एक्सरसाइज में पूरी तरीके से इंक्लूड कर रहे हैं, उससे ईस्टर्न इंडियन ओशन में एक फ्रंट खुल सकता है चाइना के साथ, इसका एक खतरा है। तो मिलिट्री रैशनल की बात की गई, यहां पे ऑथर ने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए, उनको डिस्कस करते हैं। तो बात हो रही है यहां पे स्ट्रेटेजिक रैशनल की। क्या है ये स्ट्रेटेजिक रैशनल? मान लीजिए आप क्वाड टाइप ग्रुपिंग बना देते हैं और सारे क्वाड मेंबर्स को मालाबार एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर ले, तो जापान भी आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया भी आ जाएगा, इंडिया भी आ जाएगा और आपका यूएसए भी आ जाएगा। अब यहां पे ऑथर ये बोला कि देखिए यूएस का और जापान का मोटिव देखें तो यूएस और जापान मैरीटाइम कोलिशन में रूल बेस्ड ऑर्डर बनाना चाहते हैं। तो इंडियन ओशन में, पैसिफिक ओशन में एक रूल बेस्ड ऑर्डर बने, उनक्लोज की ट्रीटी फॉलो हो, ये चाहते हैं जापान और यूएसए। इंडिया की प्रायोरिटी क्या है? इंडिया की प्रायोरिटी ये है कि अगर हम एक फ्रंट खोल रहे हैं चाइना के अगेंस्ट, तो हमारे पास ये स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि चाइनीज लेवल प्रेजेंस को हम लोग काउंटर कर सके। अगर चाइना इंडियन ओशन में आता है तो उस चीज को हमारे पास काउंटर होने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, अगर हम इस तरीके का कोई फ्रंट खोलते हैं। अब वैसे तो इंडिया की अगर आप मिलिट्री की बात करो तो बहुत सारे एयरबॉर्न सर्वेलेंस एसेट्स को इंडिया ने लिया है यूएसए से, बट अभी भी इंडियन नेवी के पास अंडर सी कैपेबिलिटी नहीं। चाइना के पास बहुत सी सबमरीन्स हैं और चाइना की सबमरीन प्रेजेंस को रोकने के लिए डेटर करने की कैपेबिलिटी इंडिया के पास इंडियन ओशन में नहीं है। यह बात यहां पे ऑथर बोलने की कोशिश कर रहा है। ऑथर ने यहां पे एक और चीज बोली है, नेवल वॉरफेयर में, एंटी सबमरीन वॉरफेयर के फील्ड में जो यूएस की डिफेंस कंपनीज हैं वो बहुत हेजिटेंट रही हैं अपनी प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी को हमें देने में। तो बात यह है कि अगर न्यू दिल्ली यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर मालाबार लेवल एक्सरसाइजेस करके चाइना के अगेंस्ट में एक फ्रंट खोलता है तो उसको फायदा क्या है? इंडिया को फायदा बहुत मॉडेस्ट है। अगर यूएसए अपनी लेटेस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी हमें देता, जो प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है उसकी एंटी सबमरीन वॉरफेयर में, वो इंडिया को देता, तो इंडिया को फायदा था और बहुत मेजर स्ट्रेटेजिक फायदा था। इससे इंडिया अपनी नेवल पावर को बहुत तेजी से बढ़ा सकता था, बट ऐसा कुछ यूएस नहीं कर रहा है। तो आखिर ये कह रहा है कि यूएस जापान का केवल एक इंटरेस्ट है कि रूल्स बेस्ड ऑर्डर हो। तो मान लीजिए कल की डेट में ईस्टर्न इंडियन ओशन में इंडिया चाइना में एक फ्रंट खुल जाता है, तो किस हद तक जापान और यूएस
इंडिया की मदद करेंगे, इस बात पे हमेशा एक डाउट है। हाँ, ईस्टर्न इंडियन ओशन में यह माना जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के स्टेक्स बहुत बड़े हैं, बट यूएस जापान के स्टेक्स उतने बड़े नहीं है। और चूंकि यूएसए जापान साउथ चाइना सी में इस समय चाइना को काउंटर कर रहे हैं, तो इसलिए ओवरऑल चाइना पे प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है, और उस प्रेशर का एक पार्ट है पूरे के पूरे क्वाड ग्रुप को मालाबार नेवल एक्सरसाइज में इंक्लूड करना। तो अगर मालाबार नेवल एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया भी आ जाता है तो डेफिनेटली चाइना पे प्रेशर जाएगा। अब देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया बहुत दूर है दोस्तों चाइना से, जापान चाइना के पास है, ऑस्ट्रेलिया के पास इमीडिएट सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स कम है। इंडिया की बात करिए तो इंडिया इतना बड़ा बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ, हमारे सर पे चढ़ के बैठा हुआ है चाइना इस टाइम पे, बॉर्डर इतना लंबा बॉर्डर है, तो हमको चाइना के साथ बहुत स्ट्रेटेजिकली डील करना पड़ेगा। तो मैरीटाइम वॉचर्स का ये बोलना है कि अगर नेवल फील्ड में यूएस के साथ और जापान के साथ एक लिमिट तक आप आगे बढ़ रहे हो चाइना के अगेंस्ट में, तो उसके अटेंडेंट बेनिफिट्स होने चाहिए, और वो अटेंडेंट बेनिफिट्स होने चाहिए स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स में, क्योंकि इन स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स के बेसिस पे ही इंडियन नेवी की डिटरेंस पावर बनेगी चाइना के अगेंस्ट इंडियन ओशन रीजन में। और जब तक ये स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स यूएस जापान से नहीं आते, तब तक नेवल फील्ड में चाइना के अगेंस्ट एक फ्रंट खोलना यूएसए और जापान के साथ मिलके ये एक प्रूडेंट डिसीजन नहीं है। और ये बात देखिए हमारी सरकार को भी पता है, बैक चैनल से सरकार पूरी तरीके से कोशिश कर रही होगी कि जापान और यूएसए से वो कुछ कटिंग एज टेक्नोलॉजी के सबमरीन वॉरफेयर को खरीद ले। अब वो कितना सक्सेसफुल होंगे कितना सक्सेसफुल नहीं होंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा। यूएसए और जापान की नेवी के पास बहुत तगड़ी सर्वेलेंस कैपेबिलिटी है, बट इस बात पे एक बहुत बड़ा डाउट है कि वो अपनी सर्वेलेंस कैपेबिलिटी को इंडियन ओशन रीजन में डिप्यूट करेंगे इंडिया के लिए। वो ऑलरेडी साउथ चाइना सी से बहुत ज्यादा ऑक्युपाइड है, जापान साउथ चाइना सी से बहुत ज्यादा पॉइंट है, और यूएस की नेवी तो दुनिया भर में घूमती रहती है। अभी देखा था ना, यूएसए ने अपने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स यूएसएस थियोडोर रोजवेल्ट, यूएसएस निमिट्स और यूएसएस रोनाल्ड रीगन को भेजा था साउथ चाइना सी में पीएलए की नेवी को काउंटर करने के लिए, जिसको प्लान बोला जाता है, पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी। तो कुल मिला के देखा जाए, अगर इंडियन ओशन रीजन की बात की जाए तो केवल एक ही ऐसा पार्टनर है जिससे लॉन्ग टर्म में हम लोग डिपेंड कर सकते हैं, और वो है ऑस्ट्रेलिया। और हमें ये पता है कि जो ऑस्ट्रेलिया की नेवी है, जो ऑस्ट्रेलिया की आर्मी है, वो अभी इतनी ज्यादा एडवांस्ड नहीं है। अगर चाइना के स्टांस की बात की जाए इंडियन ओशन में दोस्तों, तो देखिए चाइना का स्टांस इंडियन ओशन में नेवल वॉरफेयर में इंडिया के प्रति ज्यादा एग्रेसिव नहीं रहा है। कई बार हम्बनटोटा पोर्ट आते हैं चाइना के शिप्स, चाइना की इंटेलिजेंस जो शिप्स नेवल वेसल्स हैं वो घूमते रहते हैं, चाइना के वॉरशिप्स घूमते रहते हैं, पर चाइना के कभी भी वॉरशिप्स ने इंडिया के नेवल एसेट्स पे किसी भी तरीके का कोई खतरा लेके नहीं आया है। अभी देखिए यहाँ पे इस फिगर में, यहाँ पे आपको अंडमान निकोबार आइलैंड्स दिख रहे हैं। चाइना की नेवी इस इलाके में बहुत घूमती रहती है, बट कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो पोर्ट ब्लेयर के बहुत पास नजर आए हो, हमारे ईस्टर्न एज के बहुत पास नजर आए हो, किसी तरीके का डेंजर उन्होंने समुद्र में हमको पोस्ट किया हो। तो जब पीएलए की नेवी ने अभी इमीडिएट में हमारी नेवल एसेट्स को कोई डेंजर पोज नहीं किया है, तो इस तरीके की ग्रुपिंग बनाना चाइना के अगेंस्ट में ये एक अच्छा डिसीजन नहीं है, ये बोल रहे हैं यहाँ पे ऑथर। ठीक है, तो देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है यहाँ पे, जो इनका कंक्लूजन है, ऑथर का कंक्लूजन बहुत तगड़ा है। यहाँ पे देखिए कंक्लूजन ये है कि द सोबरिंग रियलिटी फॉर न्यू दिल्ली इज दैट नेवल कोalition बिल्डिंग अलोन will not credibly deter Chinese naval power in the Indian Ocean. Upgrading the trilateral Malabar to quadrilateral without acquiring the requisite combat and deterrence capability could yield gains for India in the short term, but would prove ineffective in the long term. कहने का मतलब ये है कि भले ही न्यू दिल्ली एक नेवल कोalition बना ले, बट उस नेवल कोalition से चाइनीज नेवल पावर को हम डिटर नहीं कर पाएंगे इंडियन ओशन में, क्योंकि ये जो जापान और यूएसए की नेवी है ना, ये परमानेंट स्टेशन नहीं होगी हमारी मदद करने के लिए। तो अगर ट्राइलेटरल मालाबार को क्वाड्रिलेटरल में अगर आप अपग्रेड कर रहे हैं, तो जरूरी ये है कि जापान और यूएसए से हमें कटिंग एज कॉम्बैट और डिटरेंस कैपेबिलिटी मिले, जिससे हम चाइना को डिटर कर पाए। क्योंकि अभी अगर मालाबार में हम ऑस्ट्रेलिया को मिला लेते तो शॉर्ट टर्म गेन तो हो जाएगा, एक साइकोलॉजिकल विक्ट्री तो हो जाएगी, बट लॉन्ग टर्म में हमारे लिए इनइफेक्टिव हो सकता है अगर चाइना ने अपने वॉरशिप्स को डिप्लॉय कर दिया इंडियन ओशन में। तो बिना बेनिफिट के, बिना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के ऐसा नहीं करना चाहिए, ये यहाँ पे ऑथर कहने की कोशिश कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो जो कुछ भी अभी हो रहा है, मालाबार एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया आता है तो पॉलिटिकली सेंसिबल हो सकता है, लोगों को दिखाने के लिए सेंसिबल हो सकता है, बट ऑपरेशनली इम्प्रूडेंट होगा, ये ऑथर यहाँ पे
बोल रहा है। काफी अच्छा व्यू पॉइंट लगा। आज के एडिटोरियल का सबसे अच्छा आर्टिकल अगर कोई है तो वो यही है मेरे हिसाब से। आगे बात करते हैं पॉलिसी रिट्रीट। ये भी एक आर्टिकल है, ट्रम्प मस्ट डिलीवर ऑन जॉब्स नॉट एंगेज इन रेटोरिक ऑन वीजास टू स्टे इन ऑफिस। इसके ऊपर मैं पहले भी 2-3 बार एडिटोरियल्स में बात कर चुका हूं। आपको मैंने पहले ही बताया था कि यूएस की जो एक एजेंसी है, इस एजेंसी का नाम है फेडरल इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट। इसने एक डिसीजन निकाला कि वो यूनिवर्सिटीज जो पूरी तरीके से ऑनलाइन क्लासेस चला रही हैं उनके लिए वीजा इशू नहीं किए जाएंगे फॉरेन स्टूडेंट्स को। इसके अगेंस्ट में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने 200 यूनिवर्सिटीज के साथ फेडरल कोर्ट में एक लॉ सूट फाइल किया। और उस लॉ सूट के एग्जीक्यूट होने से पहले, मतलब जज के सामने यूएस गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया जाता है, ये सब होने से पहले ही यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने इस डिसीजन को वापस खींच लिया। यानी अभी के लिए ये समझ में आ रहा है कि बच्चे वहां जाके पढ़ सकते हैं। लेकिन यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यू पॉइंट समझ में आ रहा है दोस्तों। व्यू पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि अगर यूएसए को देखा जाए तो ये यूएसए हमेशा से एक इंपॉर्टेंट एजुकेशन मार्केट रहा है दुनिया भर के बच्चों के लिए। दुनिया भर के बच्चे सोचते हैं कि अगर हम यूएस में जाके एजुकेशन करते हैं तो एक रास्ता खुलेगा हमारे लिए इमिग्रेशन का, हम वहां पे जाके पढ़ेंगे। अब ये जो काम किया है ट्रंप ने यहाँ पे, और ट्रंप केवल एजुकेशन वीजा में नहीं, H1B वीजा में, ग्रीन कार्ड इशुएंस के प्रोसेस में, हर चीज में रोड़ा डाल रहा है। तो इससे ये यूनिवर्सिटी के जो ऑफिशियल्स हैं, जो यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो क्या बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि फॉरेन जो बच्चे यूएसए में पढ़ने आते हैं उनके पास अब ये मैसेज जा रहा है कि यूएसए के दरवाजे, यूएसए के डोर्स उनके लिए खुले नहीं है। और ट्रंप ने ये जो प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी चलाई है कि इकोनॉमी को बंद करके रखो, अमेरिकन को जॉब दो, बाहर वालों को यहाँ पे आके पढ़ने मत दो, जॉब मत करने दो, ये लॉन्ग टर्म में बहुत खतरा दे सकती है यूएसए की एजुकेशन इंडस्ट्री को। क्योंकि यूएसए हमेशा से ही बहुत अच्छा एजुकेशन मार्केट रहा है, दुनिया भर से बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, बहुत सारा पैसा आके यूएस की इकोनॉमी में डालते हैं। तो अब उन्हीं यूएसए के बच्चों को ये लग रहा है, उन्हीं फॉरेन बच्चों को ये लग रहा है जो यूएसए में आके पढ़ना चाहते हैं कि भैया पता नहीं कब हमारे वीजा बंद हो जाए, पता नहीं कब हमसे ये कह दिया जाए कि देश से बाहर निकल जाओ। कोरोना वायरस का पैंडेमिक तो चल ही रहा है, तो कल की डेट में मान लीजिए कि यूएसए के किसी प्रोविंस में, किसी स्टेट में बहुत ज्यादा कोरोना वायरस का आउटब्रेक आ जाएगा, तो जो भी बच्चे वहां पढ़ने के लिए आए उनसे बोल दिया जाएगा वापस जाओ। इस बात की क्या गारंटी है कि हम लाखों डॉलर यूएस की यूनिवर्सिटीज में दे के पढ़ के हमें बाद में वहां पे जॉब ना मिले? तो इस तरीके की बातें अब फॉरेन स्टूडेंट्स के दिमाग में आ सकती हैं। और अगर इस तरीके की बातें फॉरेन स्टूडेंट्स के दिमाग में आ जाएंगी तो वो यूएसए में ज्यादा पढ़ने आएंगे नहीं। अब भले ही जुडिशरी में जब ये केस गया, हार्वर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जब इस केस को जुडिशरी में लेके गए, और जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को यह पता चला कि जुडिशरी में वो हार जाएंगे, तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने इस डिसीजन को वापस तो ले लिया। लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में यह कहा जा रहा है कि उनका जो सपोर्ट बेस है वो सपोर्ट बेस कंजर्वेशनिस्ट का है। कहने का मतलब यह है कि ट्रंप उन लोगों को पटाने की कोशिश कर रहे हैं जो लोग ये चाहते हैं कि अमेरिका की जॉब्स केवल अमेरिकन के लिए रहें, बाहर वाले आके यहां पे जॉब ना करें। यहां पे एक एडवाइस भी दिया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप को कि डोनाल्ड ट्रंप को यूएस की मैक्रो इकोनॉमी पे ध्यान देना चाहिए, फिजिकल मेजर्स पे ध्यान देना चाहिए। यहां पे ट्रंप की भी गलती रही है। कोरोना वायरस का जब पैंडेमिक आया, ट्रंप ने लॉकडाउन को लगाने में बहुत देर हो गई, जिसके चलते इतना ज्यादा फैल गया न्यूयॉर्क में और बाकी स्टेट्स में यूएसए के। तो भैया जो टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ वर्कर्स हैं जिनकी जॉब चली गई है यूएसए में, इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए ट्रंप कुछ करे, ना कि प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जाए, कंजर्वेटिविज्म की तरफ जाए कि हाँ भाई जॉब्स बंद कर दो, वीजा बंद कर दो, H1B वीजा देना बंद कर दो। ये सब चीजें बंद करके इकोनॉमी को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए ट्रंप को, ऐसा ये आर्टिकल बोल रहा है। नेक्स्ट आते हैं पिरहिक विक्ट्री पे। यहां पे क्या बोला गया है, तो यहां क्या बोला जाता है, रिड्यूस्ड मेजॉरिटी इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर सिंगापुर रूलिंग पार्टी टू इनिशिएट रिफॉर्म। सबसे पहले तो भैया सिंगापुर का मैप देखते हैं। ये देखिए साउथ ईस्ट एशिया का मैप पूरा ही आपको यहां पर नजर आ रहा है। सिंगापुर कहां नजर आ रहा है, बिल्कुल यहां स्ट्रेट ऑफ मलक्का के बिल्कुल बगल में। कितना सारा ट्रेड सिंगापुर से पास होता है। सिंगापुर इतना ज्यादा एफिशिएंट क्यों है, टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड क्यों है, ये आप समझ ही सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन लाइंस के बीच में पड़ता है सिंगापुर। सिंगापुर के इस साइड पे देखिए आपको मलेशिया नजर आ जाएगा। साउथ में अगर आप देखोगे समुद्र पार करके आपको सुमात्रा नजर आ जाएगा जो कि इंडोनेशिया का आइलैंड है। और आप देखिए ये जो आपका सिंगापुर है कि बगल से जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, ये अंडमान सी को साउथ चाइना सी से जोड़ रहा है। एंड दिस अंडमान सी इज अ पार्ट ऑफ इंडियन ओशन। ठीक है, तो जो लोकेशन है वो सिंगापुर की बहुत जबरदस्त है। अगर सिंगापुर के
लोकेशन की बात की जाए तो बिल्कुल जस्ट साउथ से इक्वेटर निकल रहा है, तो इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट है सिंगापुर में। कभी आप जाओगे तो वहां पे काफी पानी आनी बरसता है, ऑलमोस्ट रोज ही पानी बरस जाता है। इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, समुद्र बगल में है, तो मॉइस्चर की भी कोई कमी नहीं है। तो एक्चुअली सिंगापुर में अभी हुआ क्या है, सिंगापुर के जो करंट रूलिंग पार्टी है उसका नाम है पीपल्स एक्शन पार्टी, जिसके प्राइम मिनिस्टर है ली हिजिंग लोंग। अच्छा, ली हिजिंग लोंग के फादर कौन थे? ली कुआन यू। और ली कुआन यू वो पर्सन है जिन्होंने सिंगापुर को बना के रख दिया दोस्तों। सिंगापुर जो आज है ना, वो इन्हीं की वजह से, ली कुआन यू की वजह से। अब देखिए 10 जुलाई के जनरल इलेक्शन हुए और ली कुआन यू जीत गए। हालांकि जो इनकी जीत है दोस्तों वो थोड़ी सी कम एफिशिएंट है इस बार। क्यों? इन्होंने 61% ऑफ द वोट इनको मिले हैं। 93 जो टोटल सीट्स है उसमें से 83 सीट्स इनको मिल गई हैं। कहा यह जा रहा है कि ये जो इलेक्शन हुआ है ये जल्दी जल्दी में हुआ है, आनंद फानन में हुआ। ये होना तो बाद में था, बट कोरोना वायरस पैंडेमिक के चलते इसको जल्दी करा दिया गया। और जल्दी करा दिया गया तो जिस मेजॉरिटी से जीती है पार्टी पहले 2015 में इसको मिले थे लगभग 70% वोट, 69.9%, और अब इसको कितने मिले? केवल 61% वोट। तो आप देखिए जो जीतने की मेजॉरिटी है इस पार्टी की वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। जो सबसे कम परफॉर्मेंस थी इस पार्टी की वो थी 2011 में 60%। तो कुल मिला के आर्टिकल ये बोलना चाह रहा है कि जो पार्टी की परफॉर्मेंस है वो धीरे धीरे ड्विंडल कर रही है। और ड्विंडल पता क्यों कर रही है? क्योंकि सिंगापुर एक मैनेज्ड डेमोक्रेसी है, ये बोला जा रहा है। मतलब कि मैनेज डेमोक्रेसी का मतलब क्या हो गया? फर्स्ट ऑफ ऑल जो लीडर्स का चुनाव होता है सिंगापुर में वो बिहाइंड द कर्टेन्स होता है। लीडर के चुनावों में लोगों का ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं है। हालांकि लोग अब लीडर्स के चुनाव में पार्टिसिपेशन चाहते हैं, तो जो मिस्टर ली हैं, प्राइम मिनिस्टर ली हिजिंग लुआंग, इन्होंने जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, लीडर ऑफ अपोजिशन को अपॉइंट किया है प्रीतम सिंह जी को। प्रीतम सिंह आप देख के कह सकते हैं इंडिया से गए होंगे वहां पे। ये प्रीतम सिंह कौन है? वहां के वर्कर्स पार्टी के चीफ है, ठीक है। और इस बार वर्कर्स पार्टी ने 10 सीटें जीती हैं। लास्ट टाइम जब वोट हुए थे 2015 में तो वर्कर्स पार्टी ने 6 सीटें जीती थी। इस बार वर्कर्स पार्टी ने 10 सीटें जीती हैं। तो वर्कर्स पार्टी के हेड प्रीतम सिंह को लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाया है ली हिजिंग लुआंग ने। तो देखिए सिंगापुर डेमोक्रेसी भी है। कहा यह जा रहा है कि इस डेमोक्रेसी में मेजर रोल लोगों को नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए जो लीडरशिप ट्रांजिशन होता है वो रूलिंग पार्टी करती है। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है जिनका नाम है हेंग सुई कीट, मैं लिख देता हूं यहां पे। ये हेंग सी क्विट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है सिंगापुर के, फाइनेंस मिनिस्टर भी है सिंगापुर को। कहा जा रहा है कि ली हिजिंग लूंग 2022 में रिटायर होंगे और उनकी जगह लीडरशिप में कौन आएंगे? हेंग सुई कीट। बट प्रॉब्लम यह है कि हेंग सी क्विट भी जो जीते हैं ना वो बहुत ही नैरो मेजॉरिटी से जीते हैं। जो मार्जिन ऑफ विक्ट्री है हेंग सी क्विट की वो बहुत नैरो है। तो कुल मिला के बोला यह जा रहा है कि हेंग सी क्विट अगर इतनी लो मेजॉरिटी से जीत रहे हैं तो इनकी पॉपुलैरिटी कम है। तो जब इनकी पॉपुलैरिटी कम है तो क्या 2022 में इनको प्रीमियर बनाना जरूरी है? कुल मिला के बात ये कही जा रही है कि जो सिंगापुर का कस्टमरी मेथड रहा है कि लीडरशिप का चुनाव क्लोज्ड डोर्स के बीनीथ होगा, लोगों के सामने लेके आया नहीं जाएगा, वो गलत है। सिंगापुर की इकोनॉमी धीरे धीरे रिसेशन में जा रही है, कोरोना वायरस का आउटब्रेक आ ही गया है। लेकिन देखिए फिर भी सिंगापुर की हालत बाकी दुनिया जितनी बुरी नहीं है। पॉइंट यह है कि सिंगापुर में जो लोग हैं उनकी लोगों की डिमांड को ज्यादा आवाज देना है। और अगर लोगों की डिमांड को ज्यादा आवाज देनी है दोस्तों तो ऑब्वियस सी बात है लोगों के सामने सारी चीज को आना पड़ेगा। मतलब लोगों को आप डेमोक्रेसी दे दो, वोट डालने का अधिकार दे दो, लोगों को एक अच्छी इकोनॉमी दे दो, एक अच्छा मीन्स ऑफ लिविंग दे दो, ये इनफ नहीं है। अगर एक डेमोक्रेसी में रह रहे हैं तो डेमोक्रेसी में लोगों के पास सारी ताकत है, तो लीडरशिप भी कौन आएगा? वो भी ताकत लोगों के पास होनी चाहिए। इस तरीके की बात इस आर्टिकल में कही जा रही है। बट देखा जाए चाइना में जो चल रहा है उसके हिसाब से तो सिंगापुर भैया टॉप पे है। बट फिर भी अगर डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी में लोगों के पास पूरा अधिकार होना चाहिए। तो सिंगापुर में किस तरीके से वो लोगों को अधिकार नहीं मिल रहा है इसके बारे में बताया गया इस आर्टिकल। अपने फाइनल आर्टिकल में पहुंचते हैं। वाया सेपरेट एंटी टॉर्चर लॉ, द नीड ऑफ द आवर इज टू इंप्लीमेंट द एग्जिस्टिंग रिकमेंडेशंस ऑफ वेरियस कमीशंस। सतनकुलम नाम का जो टाउन है तमिलनाडु में, वहां क्या हुआ आपको पता है? एक फादर और एक बेटे को कस्टोडियल डेथ हो गई। अब जब टॉर्चर की बात आती है दोस्तों तो इस समय पे ये बोला जा रहा है कि कस्टोडियल डेथ को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए, टॉर्चर को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो भले ही टॉर्चर ऑथर बोल रहा है इंडियन पिनल कोड में डिफाइंड नहीं है, बट हर्ट की डेफिनेशन है इंडियन पिनल कोड में, ग्रीवियस हर्ट की डेफिनेशन है इंडियन पिनल कोड में। अब भले ही हर्ट की डेफिनेशन में मेंटल टॉर्चर ना आता हो, लेकिन इंडियन कोर्ट ने हर्ट की डेफिनेशन में साइकिक टॉर्चर,
environmental coercion, tiring interrogative prolixity, overbearing एंड इंटिमिडेटरी मेथड्स को इंक्लूड किया है। इंटिमिडेटरी क्या होता है? किसी को डराना। प्रोलिक्सिटी क्या होता है? मतलब बहुत लंबा, बहुत लेंथी। तो टायरिंग इंटरोगेटिव प्रोलिक्सिटी मतलब बहुत लंबा इंटरोगेशन चलाना, बहुत लेंथी इंटरोगेशन चलाना। तो इस तरीके की चीजें आपकी हर्ट की डेफिनेशन के अंदर आती हैं। तो अगर वो हर्ट की डेफिनेशन के अंदर आ जाएंगी तो टॉर्चर की डेफिनेशन के अंदर आ जाएंगी। तो कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट दे रखा है जहां पे हर्ट की डेफिनेशन और टॉर्चर की डेफिनेशन सामने सामने निकल के आ रही है। फिर voluntarily causing hurt and grievous hurt to extort confession are also provided in the code with enhanced punishment। यानी कोड ऑफ जो क्रिमिनल प्रोसीजर है उसमें ये बोला गया है कि अगर हर्ट और ग्रीवियस हर्ट के बेसिस पे आप किसी से कन्फेस कराना चाहते हो उसका क्राइम, वो भी गलत है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर ये भी लिखा है कि हर कस्टोडियल डेथ को एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट इंक्वायर करेगा। फिर आगे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने क्या बोला है कि जब भी ऑटोप्सी होगी, ऑटोप्सी हमेशा कैमरा के सामने होगी। द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट था डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल, उसमें क्या कहा गया? कस्टोडियल टॉर्चर के बारे में उसमें और बहुत सी बातें बोली गई। कोर्ट डिसीजन नीलाबाती बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा में क्या बोला गया? मेड श्योर द स्टेट कुड नो लॉन्गर एस्केप लायबिलिटी इन पब्लिक लॉ एंड हैड टू बी कंपेल्ड टू पे कंपनसेशन। इस तरीके से और बहुत से कोर्ट हैं जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने बोला है कि अगर पुलिसमैन गिल्टी पाया जाता है कस्टोडियल डेथ के केस में तो उसको डेथ पेनाल्टी तक भी दी जा सकती है। तो कुल मिला के कोर्ट जजमेंट की बात कर लीजिए, एनएचआरसी की डायरेक्शंस की बात कर लीजिए, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बात कर लीजिए, इंडियन पीनल कोड की बात कर लीजिए, वहां पे ऐसे बहुत सारे नियम कानून दे रखे हैं जिसके बेसिस पे हम टॉर्चर को एफिशिएंटली डील कर सकते हैं। तो जब ऑलरेडी नियम कानून है तो 2017 में ये प्रिवेंशन ऑफ टॉर्चर बिल का फ्रेश ड्राफ्ट लाने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी सबसे वो मांगने की, अपने राय मांगने की? अब यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ टॉर्चर बिल का भी एनालिसिस किया गया है। बोला गया कि ये बिल वेग था और बहुत ज्यादा हार्श था पुलिस की तरफ। इतना ज्यादा हार्श था कि हो सकता है पुलिस वाली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ठीक से करे ही ना, इन्वेस्टिगेशन को ठीक से करे ही ना, क्योंकि वो खुद ही डरे होंगे कि अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ गलती हो गई तो कहीं हमें ही ना प्रोसिक्यूट कर दिया जाए। तो एग्जिस्टिंग प्रोविजंस ऑफ लॉ के हिसाब से सेट नहीं बैठ रहा था ये प्रिवेंशन ऑफ टॉर्चर बिल। इस प्रिवेंशन ऑफ टॉर्चर बिल ने क्या बोला कि सीवियर और प्रोलॉन्ग्ड पेन और सफरिंग इज अ फॉर्म ऑफ टॉर्चर। बट प्रॉब्लम ये है कि सीवियर और प्रोलॉन्ग पेन और सफरिंग को डिफाइन नहीं किया गया इस बिल में। जो क्वांटम रखा गया पनिशमेंट का वो बहुत ज्यादा हार्श था। अब किस तरीके का क्वांटम था ये भी देखते हैं दोस्तों। कुछ बातें और बताई गई हैं। 262 लॉ कमीशन रिपोर्ट ने ये रिकमेंड किया कि भाई डेथ पेनाल्टी को आप एबॉलिश करिए एक्सेप्ट इन केसेस ऑफ टेररिज्म रिलेटेड ऑफेंसेस। अगर किसी ने टेररिज्म रिलेटेड ऑफेंस किया है, ठीक है, मतलब किसी ने टेररिस्ट अटैक किया जैसे कि अजमल कसाब टाइप के लोगों ने, तो उनको तो फांसी पे चढ़ाओ। बट इंडिया में जो क्राइम हो रहे हैं बाकी, उसके लिए फांसी पे मत चढ़ाओ। लेकिन आप देखिए ये जो टॉर्चर बिल है वो क्या बोल रहा है? डेथ पेनाल्टी फॉर पुलिसमैन। तो कस्टोडियल डेथ हो जाती है अगर पुलिसमैन की वजह से तो उसको डेथ पेनाल्टी दो, फांसी पे चढ़ा दो। तो एक तरफ 262 लॉ कमीशन रिपोर्ट बोल रही है टेररिज्म रिलेटेड ऑफेंस के अलावा किसी और ऑफेंस में डेथ पेनाल्टी मत दो, और यहां पे जो प्रिवेंशन ऑफ टॉर्चर बिल ये क्या बोल रहा है 2017 वाला कि भैया जो पुलिस वालों की वजह से कस्टोडियल डेथ हुई उन्हीं को फांसी पे चढ़ा दो। तो यहां पे एक और पॉइंट कहा जा रहा है कि दुनिया भर की कंट्रीज डेथ पेनाल्टी को हटा रहे हैं और इंडिया डेथ पेनाल्टी को लाने की बात कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि इंडिया का माइंडसेट थोड़ा अलग है। फिर इस जो टॉर्चर बिल था 2017 का, इसमें क्या बोला गया कि अगर कोई भी कंप्लेन आती है टॉर्चर से रिलेटेड तो उसको एफआईआर माना जाएगा और किसी भी तरीके की एंटीसिपेटरी बेल उस पुलिस वाले को नहीं दी जाएगी। तो ये बहुत अनरीजनेबल है। क्यों? क्योंकि क्राइम इवॉल्व हो रहा है, अलग अलग तरीके का क्राइम हो रहा है। तो अगर क्राइम के साथ डील करना है तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को ताकत देनी पड़ेगी, और अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को ताकत दी, उसने कुछ किया, उससे उसमें कुछ गलती हो गई या कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस आ गई जहां वो कुछ नहीं कर सकता था, वहां पे अगर आप उसको एंटीसिपेटरी बेल भी नहीं दोगे तो फिर उसके साथ बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी ना, फिर वो काम कैसे करेगा? तो ऑथर ये कह रहा है दिस इज वेरी वेग, हार्श एंड रेट्रिब्यूटिव इन नेचर टुवर्ड्स द पब्लिक सर्वेंट्स, टुवर्ड्स दोज पुलिसमैन जो यहां पे काम करेंगे। फिर देखिए 2017 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हम सीरियसली कंसीडर कर रहे हैं 273 रिपोर्ट ऑन द लॉ ऑफ कमीशन। ये क्या बोल रहा है कि हम यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर एंड अदर क्रूअल, इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट को रेटिफाई करेंगे। इंडिया इसको साइन तो कर चुका है बट रेटिफाई नहीं किया। तो कुल मिलाकर ऑथर यहां पे किस तरीके से समअप कर रहा है? ऑथर यहां से समअप इस तरीके से कर रहा है कि देखिए जो प्रेवलेंट लॉ है इंडिया में
वो इनफ है टॉर्चर को रोकने के लिए, और एक्स्ट्रा लॉ लाने की जरूरत इंडिया में नहीं है। जरूरी है जो लॉ है आप बस उनको ठीक तरीके से इंप्लीमेंट करिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों। जो कुछ भी मैंने व्यू पॉइंट्स आपको बताए आपको पसंद आ रहे हो। अगर वीडियोस पसंद आई तो प्लीज इनको लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, वीडियोस को शेयर जरूर करिएगा ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ। काफी मेहनत लगती है। अगर आप ज्यादा शेयर करेंगे ज्यादा व्यूज आएंगे, मान लीजिए 5000 व्यूज अगर आने लगते हैं हर वीडियो पे, तो फिर मैं और करंट अफेयर्स के इनिशिएटिव्स लाने की कोशिश करूंगा। मेरे पर्सपेक्टिव से भी सोचिए, अगर मैं ज्यादा इनिशिएटिव्स लाऊंगा तो मैं ये भी चाहूंगा कि कंसर्न व्यूज आए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।